हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न विथ महेश सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का जो आईसीएसई बोर्ड ने न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड किया है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो सीरीज प्रोवाइड किया है, उसको कंप्लीट डिस्कशन उसका हम लोग करेंगे। और उसी में मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो एक तरीके से समझो कि पूरा बुक का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहो। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। प्लस में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक एक कॉन्सेप्ट में पकड़ के हर क्वेश्चन पे उसको देखेंगे। ठीक है, तो बेटर टू बी कि बने रहो अब मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, देखो, बोला कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, है ना, लाइट जब आपका एयर टू ग्लास इंटर करेगा, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड कर जाता है। इफ रेड, ब्लू एंड येलो colors are allowed to enter the same glass block to the same angle of incidence, then for which color the value of angle I minus angle R be greater। तो देखिए, एयर टू ग्लास बोला ना, तो एयर मेरा क्या होता है सर, रेयरर मीडियम होता है। ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। और जब रेयरर टू डेंसर जाता है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये तो बोल दिया है। तो बोला कि आपके पास रेड है, ब्लू है और येलो कलर है। ठीक है, तो जब ये इंटर करेगा थ्रू सेम ब्लॉक, तो आपको बताना है कि एंगल आई माइनस एंगल आर किसका ग्रेटर होगा एट जब सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंटर करेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे, बोला क्या कि एक ग्लास ब्लॉक है, ये ग्लास ब्लॉक है सपोज, और इस पे सेम एंगल पे मान लेते हैं कि ये तीन एंगल, या एक ही फिगर पे भी हम लोग ले सकते हैं। ये देखो, इस एंगल पे यहां से नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं। और ये इसमें है क्या, रेड भी है, आर है, प्लस ब्लू है, प्लस येलो है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंगल आई माइनस एंगल आर किसका ग्रेटर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ा था कि जो डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मेरा वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर देखें तो वो विबग्योर पे, अगर आपको याद हो ट्रिक, तो विबग्योर जब प्रिज्म हम लोग पढ़े थे, विबग्योर, है ना, विबग्योर। तो देखिए, इधर से जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वेवलेंथ मेरा क्या होता है सर, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये हम लोग पढ़े थे। और जब एंगल ऑफ डेविएशन मेरा क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है तो एंगल आई माइनस एंगल आर था। यानी बेसिकली ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन किसका ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाए तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ब्लू। तो ब्लू आ रहा है मतलब उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ मेरा ब्लू का क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रिलेशन आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि बताओ वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, पूछेगा बताओ स्पीड किसका ज्यादा होगा, तो मैं यहाँ पर वो रिलेशन लिख दे रहा हूँ, वो आप जरूर से नोट कर लेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है सर, इनवर्सली टू वेवलेंथ है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है, डायरेक्टली टू, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो सर डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, तो इसीलिए वेवलेंथ मेरा डायरेक्टली टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। यानी यहां पर भी बोल सकते हैं कि डेविएशन इनवर्सली टू स्पीड ऑफ लाइट हो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर n1 by n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दैट इज इक्वल्स टू था v2 by v1। यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इनवर्सली टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली टू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि 1 by v डायरेक्टली टू n हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं कि when light passes through a triangular prism, when light passes through a triangular prism, देख लीजिए, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हम लोग पहले ले लेते हैं। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है मेरा कुछ इस तरीके से, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। अब बोला कि when light passes through a triangular prism, it is observed that for two angle of incidence, the angle of deviation is the same। है ना, जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, टू एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन इज द सेम। ओके, बोला अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, द लाइट रिट्रेसेस द पाथ इन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन। है ना, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखें तो लाइट जो है अपने पाथ पे ही रिट्रेस कर जाता है, वापस लौट जाता है इन रिवर्सिंग द डायरेक्शन। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर कि when light passes through a triangular prism, it is observed for two angles of incidence, the angle of deviation is the same। हाँ, सही बात है कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सेम होगा। अब बोला कि अब किस कब सेम होगा सर, देख लीजिए कि अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखें तो लाइट जो है अपने पाथ पर रिट्रेस कर जाता है ना, इन रिवर्सिंग द डायरेक्शन, अगर हम लोग डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, बात सही है। यानी कि अगर आप इस साइड से लो, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देख लो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है,
तो यहाँ से मान लेते हैं कि इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये ऐसे आया, फिर ये नीचे चला गया और इसको पीछे तक बढ़ाते हैं। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आप ध्यान दिए होंगे, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसी पाथ पे अगर लाइट रे लाएंगे तो इधर से भी डेविएशन सेम होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत, अगर डाउट होता है आप कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ लाइट थ्रू लेंस, है ना। थ्रू लेंस आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है इसमें से। चलिए जल्दी से देख के बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया है कॉन्वेक्स, यहाँ भी दिया है कॉन्वेक्स, यहाँ दिया है कॉनकेव और यहाँ भी दिया है कॉनकेव। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस मेरा जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइए। कॉन्वेक्स लेंस होता है मेरा कन्वर्जिंग लेंस, है ना। कॉन्वेक्स, ये मेरा कॉन्वेक्स होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है। ये मेरा कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, अगर पैरेलल से, अगर आपका इन्फिनिटी से रेज आ रहा है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कॉनकेव का बात करें तो ये क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, डाइवर्ज करता है ना, ये जाएगा ऐसे और ये इधर चला जाएगा। ऑप्शन बी अगर देखो इस ऑप्शन में, तो देखो इंसिडेंट लाइट रे आया और ये डाइवर्ज कर गया, है ना। प्लस में हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि अगर अपीयर टू मीट एट फोकस होता है, देखो यहाँ पे इस वाले केस में ये रे यहाँ से आया, ये इधर चला गया, बट ये फोकस पे आके मीट कर रहा है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है सर, कॉन्वेक्स में देखो ध्यान से, ये आया रे, ये रे आया, बट यहाँ पर क्या है, ये डाइवर्ज कर गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैरेलल रेज आ रहा है और एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, पैरेलल रेज आ रहा है और एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें तो पैरेलल रेज आया और यहाँ, लेकिन ये लेंस बोल दिया कॉनकेव, तो ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सो इसका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शो फोर्स F equals to 40 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ रॉड AB pivoted at A in different directions. Identify the correct statement. स्टेटमेंट आपको खोजना है। तो यहाँ पर देखो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। ए पे फिक्स कर दिया है ना। यहाँ पर नीचे से फोर्स लग रहा है, यहाँ ऊपर से लग रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ एंगल पे लग रहा है। तो बताना है, तो यहाँ पर दिया ऑप्शन देखो, P एंड S हैव अपोजिट मोमेंट्स। P और S हैव अपोजिट मोमेंट। ये मेरा P है और यहाँ पर S है, तो अपोजिट मोमेंट है। तो अगर आपको पता है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है सर, मोमेंट ऑफ फोर्स जल्दी से बताइए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स था टॉर, इसको बोल रहे थे, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको याद हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्स पे लग रहा था, है ना। तो यहाँ पर तो सर अपोजिट अपोजिट मोमेंट्स होने से रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता या ऐसा कुछ तब हम लोग बोल सकते थे द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन आर। आर के केस में नहीं, एंगल पे है, एंगल पे है तो मैक्सिमम तो हम लोग बोल नहीं सकते, यानी ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट नहीं है। फिर बोला मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन पी एंड क्यू। इन पी एंड क्यू बात सही है, बिकॉज देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि टॉर्क जो होता है वो तुम्हारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तब वो मैक्सिमम होता है ना। एफ क्रॉस डी होता है, ये होता है एफ डी साइन थीटा। यहाँ से समझ लो, अगर आपका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री, तो टॉर्क विल बी 0। जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कवर्ड है तो उस केस में आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें, थीटा मेरा 90 डिग्री है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी एंड क्यू में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। In the diagram below, 4 cones are depicted, each with height of 12 cm. The position of the center of gravity is indicated by dots located at 9 cm, 9 cm, 8 cm, 4 cm, 3 cm from apex, है ना, of each cone. Which of these cones is completely solid? है ना, कौन सा कोन completely solid होगा, ये आपको बताना है। कौन सा कोन completely solid होगा, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पर इसका जो है सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। तो बोला क्या कि डॉट्स आपको दिया हुआ है जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, तो ये है मेरा ऊपर से 9 सेंटीमीटर पे। तो सर अगर जो सॉलिड होगा तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है टूवर्ड्स बेस आपका शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि तुम ही बताओ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या, जल्दी से बताइए, कि उस पॉइंट पे उसका टोटल मास आ जाता है। तो अगर सॉलिड रहेगा तभी तो इसका जो इधर का जो मास है और इधर का मास है, बेसिकली मतलब उस पॉइंट पे ये भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तब जाकर के वो सॉलिड मास रहेगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था, गिवन फिगर डिपिक्ट्स द ग्राफ ऑफ वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अंडर अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देख लो आपको दिया हुआ है, समझ लो, यहाँ पर वर्क डन है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो आपसे पूछा कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है अगर एक कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। देन जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा।
तो सर यहाँ से अगर हम लोग फोर्स की बात करें एफ कॉस थीटा की, एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर कहीं इसका मतलब एफ कॉस थीटा होगा, वो मैंने बताया था कि अगर डिवाइड में आता है तो हम लोग स्लोप लेते हैं, ओके। तो सर एफ कॉस थीटा होगा डब्ल्यू बाई एस के बराबर। तो सर यहाँ पर कर सकते हैं आप एफ कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरा क्या है, चेंज इन वर्क डन, यानी कि कोई भी दो का डिफरेंस ले लो, सो 100 माइनस 50 ले लेते हैं। सो 100 माइनस 50 एंड डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब 100 है तो उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट 20 है, और जब 50 है तो 10 है, सो 20 माइनस 10, सो एफ cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 50 बाई 10, ओके। अच्छा एफ मेरा क्या है 10 न्यूटन एंड इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 50 बाई 10, 10 से इसको कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स में, 5 टू जा 10, तो कॉस थीटा मेरा कितना आया, कॉस थीटा आया मेरा दैट इज 1/2। अब cos थीटा 1/2 है, मतलब थीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो देखो ऑप्शन सी, फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट विद अ सिंगल मूवेबल पुली just determine the effort, mechanical advantages of and efficiency as x, y, and z respectively. Subsequently, after lubricating the pulley thoroughly, he recalculated the effort, ma, and efficiency x, y, and z respectively. Which of the following relationships accurately represents the scenario? है ना, कौन सा रिलेशनशिप जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। सर कैसे, देख लो, बोला कि एक्सपेरिमेंट विद अ सिंगल मूवेबल पुली, दिस डिटरमाइन द एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी एज एक्स, वाई एंड जेड। यानी एफर्ट को यहाँ पर एक्स से दिखा रहा है, एफर्ट है मेरा एक्स, एक्स, मैकेनिकल एडवांटेज है मेरा वाई, और इफिशियंसी यानी एटा है मेरा जेड। और देन फिर बोला कि आफ्टर लिब्रिकेटिंग द पुली थॉरली ही रिकैलकुलेटेड द एफर्ट, यानी कि एफर्ट अब जो हो गया दैट इज E1 विच इज एक्स डैश, आपका मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज एम ए जो हो गया डैश दैट इज वाई डैश, और जो इफिशियंसी हुआ यानी एटा डैश जो हुआ दैट इज जेड डैश। अब बोला क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द सिनेरियो, कौन इसमें से, तो ऑब्वियस सी बात है ना सर कि इफिशियंसी यहाँ पर बढ़ जाएगा, सिंपल बात है, तो जेड डैश और इधर जे है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन असर्शन रीजन है। देखो फॉर अ ग्लास ब्लॉक द आई वर्सेज आर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक ग्लास ब्लॉक है जिसमें एंगल आई वर्सेज एंगल आर जो है उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान दो एक ग्लास ब्लॉक के लिए, एक ग्लास ब्लॉक है तो क्या होगा वहां पर, देखो एंगल आई वर्सेज आर, है ना, आई वर्सेज आर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट नेसेसरी एज बिकॉज, क्योंकि अगर आप एक ग्लास ब्लॉक बना दो, यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो सर यहाँ पर ये ऐसे मूव करेगा, और हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये हो सकता है कि TIR का केस बन जाए, अगर सेकंड मीडियम सेकंड सरफेस के थ्रू जब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन होगा तब, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, यानी असर्शन इज फॉल्स। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन इट फॉलोज स्नेल्स लॉ, बात सही है, स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा ना सर, तो स्ट्रेट लाइन वहां पर हम लोग कैसे लगा सकते हैं, साइनोसॉइडल हो जाएगा ना, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से वेव नेचर का ग्राफ, वेव टाइप से ऐसे चलता है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ यूवी इज ग्रेटर देन डैश ऑफ माइक्रोवेव्स, द क्वांटिटी सुटेबल फॉर फिलिंग इन बोथ द ब्लैंक्स इज, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्या होगा, देखिए डैश ऑफ यूवी इज ग्रेटर देन डैश ऑफ माइक्रोवेव्स, तो स्पीड इन वैक्यूम ऑफ यूवी ऐसा नहीं है, स्पीड नहीं, स्पीड जो है तुम्हारा यूवी या माइक्रोवेव है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका लाइट है तो फिक्स होगा, है ना। तो इसमें चेंज बेसिकली क्या करता है, फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। कोई दिक्कत, आगे चले, देखिए बोला कि सुमित अ टीनेजर enjoy playing his music loudly, however his grandmother consistently lowers the volume, है ना, volume of the music player, analyze the wave to identify which characteristic of the wave has been altered when the grandmother reduces the volume, कौन सा characteristic जो है वो alter होगा जब आप वॉल्यूम को रिड्यूस करते हो। तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, है ना। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है आपका, एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा, यानी कि Q और R में चेंजेस आएगा, यानी द लेंथ QR बिकम्स लेस, एम्पलीट्यूड घट जाएगा, यही तो था एम्पलीट्यूड, ये हाइट, है ना। यहाँ से अगर इस पॉइंट से बात करें तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का जो डिस्टेंस था दैट इज वेवलेंथ, ये था एम्पलीट्यूड, है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखना है, तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा लाउडनेस उतना ज्यादा, खत्म बात, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि मास इक्वल्स टू 10 ग्राम है, मास आपको दिया हुआ 10 ग्राम और क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड है 120 जूल, राइज इन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको दो ऑप्शन है। स्टेटमेंट ए बोला द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 12 जूल पर ग्राम, है ना, तो जो हीट कैपेसिटी होगा दैट इज 12 जूल पर ग्राम होगा। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? तो देखते हैं इसमें हम लोग कि हीट कैपेसिटी 12 जूल पर ग्राम होगा या नहीं, है ना। तो देखो हम लोग हीट कैपेसिटी के लिए पढ़े थे, क्या पढ़े थे जल्दी से बताइए। हीट कैपेसिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सी से राइज करेगा देन उसके लिए हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था। यहाँ 10 डिग्री से राइज कर रहा है तो सर यहाँ पर हीट कैपेसिटी 12 जूल पर ग्राम नहीं होगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 1.2। हाँ ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको ये था मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो दैट इज इक्वल्स टू Q बाई एम डेल्टा टी। इसमें पुट करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बिकॉज हीट कैपेसिटी था जब आपका 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा था टेम्परेचर। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। देखो यहाँ पर बोला गिवन दैट रेसिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम दैट इज 2.1 into 10 to the power minus 8 and 10.5 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। ओके, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, तो यहां पर पूछा कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला 5 मीटर्स ऑफ प्लेटिनम वायर विल हैव द सेम रेसिस्टेंस एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। ठीक है, रेसिस्टेंस का बात कर रहा है। फिर बोला कि गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस विल हैव द सेम रेसिस्टेंस एज प्लेटिनम वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सीधा सीधा पूछ रहा है ना सर, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए का रिलेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर बोला कि 5 मीटर्स ऑफ प्लेटिनम वायर अगर लेते हो और तो उसका रेसिस्टेंस सेम होगा एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि जब रो दिया है और एल में रिलेशन है, सो आर डायरेक्टली टू रो इंटू एल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R1 बाई R2 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू रो 1 बाई रो 2 इंटू L1 बाई L2। R1 हमको पता नहीं, अच्छा यही तो हमको निकालना है ना यहाँ पर कि सेम होगा या नहीं। तो देखिए रो 1 हमको दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 पावर जो भी है 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू L1 दिया हुआ है यानी 5 मीटर, पहले तो गोल्ड था ना, तो L1 दिया हुआ है सेम रेजिस्टेंस एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड है, यानी L1 दिया 1 डिवाइडेड बाई 10.5 10.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू ये दिया है 5 मीटर। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका 5 टाइम्स में हो जाएगा, सो दिस विल बी 1/25 ना। ये कैंसिल आउट होता तभी तो हम लोग कुछ बोलते हैं, 1 आता तभी तो। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये भी आपसे पूछ सकता था कि बताओ दोनों का रेशियो क्या होगा, सो 1:25। कोई दिक्कत? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो R2 इक्वल टू 25 R1, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग हो गया। फिर बोला कि गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज प्लैटिनम वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, बट डायरेक्टली टू रो, यानी कि रो बाई ए हम लोग बोल सकते हैं। तो R1 बाई R2 दैट इज इक्वल्स टू रो 1 बाई रो 2 इंटू A2 बाई A1, A2 बाई A1। तो अगर इसको सॉल्व करो तो रो 1 देख लो आप, रो 1 हमको दिया है 2.1 बाई 10.5 बिकॉज 10 टू द पावर माइनस 8 दोनों में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू A2 के लिए पाई इंटू R2 स्क्वायर, क्योंकि उसका सी एस से जो है पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कुलर होता है, पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई गया, ये आपका 5 टाइम्स में। तो आप ध्यान दो 1/5 इंटू R2 यानी कि प्लेटिनम, प्लेटिनम का कितना दिया सर 5 सेंटीमीटर, सो 5 का स्क्वायर इज 25 बाई R1 यानी कि 1। देख लो यहाँ पर भी 1:1 नहीं आ रहा है, ये 5 टाइम्स आ रहा है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। A switch will serve the purpose of making and breaking a circuit when it is connected to the neutral wire। तो देखिए अगर हम लोग न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करेंगे तो वो सर्किट को कंप्लीट भी करेगा और ब्रेक भी करेगा, बात सही है। असर्शन जो है आपका ये हो सकता है कि ये ट्रू है, हालांकि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्विच को हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर बोल दिया कि असर्शन में कि न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करेंगे और वो सर्किट को ब्रेक कर सकता है तो हाँ सही बात है, तो वो तो करेगा ही। अगर न्यूट्रल वायर में भी करोगे तो वो सर्किट को ब्रेक कर ही देगा, है ना। अब देखो अब आपको बोला क्या नेक्स्ट में, रीजन में है न्यूट्रल वायर इज एट जीरो पोटेंशियल, ये भी सही है भाई, न्यूट्रल वायर जीरो पोटेंशियल पे होता ही है। तो इसका मतलब क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो, नो, बिकॉज हम लोग पढ़े थे कि भाई न्यूट्रल वायर का जीरो पोटेंशियल है, ये तो अलग चीज है, और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करेंगे ये अलग चीज है ना। अगर यहाँ पे बोल देता कि ये लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे होता है, तब वो ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा इसका रीजन नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोथ असर्शन रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़े हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन, यानी कि ये जो रॉड है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कब करेगा? तो कब करेगा सोचिए। देखिए बोला ए एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बी एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ए एंड डी आर कनेक्टेड, देखते हैं कब अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं उसके बाद यहां पे आएंगे।
हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये मेरा एक रॉड है और अगर कहीं यहाँ पर हमने ऐसे कनेक्ट किया है वायर्स को लाइक दिस, तो ये कॉइल बनता था हमारा सोलेनॉइड, याद करो सोलेनॉइड था, ओके। और यहाँ से हमने अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया तो ये होता क्या था कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और इधर से करंट वापस आएगा नेगेटिव में। तो अगर ध्यान दो तो ये जो पार्ट दिख रहा है, मैं इसको दूसरे इंक से दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, जिसमें करंट जा रहा है बेसिकली, ओके। तो इस पार्ट में ये जो पार्ट है मेरा वो रॉड के ऊपर से है। अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट है, ये जो हिडन है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो हिडन है ना, वो पीछे से है। तो इसका मतलब अगर आप इस साइड से ऑब्जर्व करोगे, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इस साइड से अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपको ये लगेगा कि मेरा जो करंट है वो किधर से जा रहा है, किधर से जा रहा है, जल्दी बताओ, लाइक एंटी क्लॉक, है ना। तो जब एंटी क्लॉक करंट होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लिख दो एन, ये लिख दो एस, ट्रिक था मेरा, यहाँ से एरो लगा दो, इसको कंप्लीट सर्कल बना दो। तो अगर मेरा करंट एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक होता है ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पर एरो लगा दो, फिर इसको कंप्लीट करो, तो ये आपका हो जाता है क्लॉक वाइज। तो अगर करंट एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ होगा, यानी कि इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ होगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने ए को पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर भी कनेक्शन सेम है तो इधर भी हमको पॉजिटिव लगाना होगा, तभी जाकर के यहाँ भी नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। तो इसका मतलब ए और सी शुड कनेक्ट विद द सेम टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ए एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बी एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नहीं, ऑप्शन बी रॉन्ग है। ए एंड डी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ए एंड डी नहीं, ये भी रॉन्ग है। ए एंड डी आर कनेक्टेड टू, नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्टली बैलेंस्ड। कौन सा इक्वेशन इसमें से बैलेंस है, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए यहां पर बोला कि ये तो बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, देख लो यहाँ पर, देखो ये q माइनस फाइव और ये अगर प्लस फोर यहाँ पर एडअप कर दें तो ये q माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर है p माइनस थ्री प्लस टू, अगर एडअप कर दें तो p माइनस वन होगा, यहाँ पर p माइनस फाइव दिया है, ये तो कैंसिल हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर, तो q माइनस फोर, तो q माइनस फोर प्लस जीरो, हाँ ठीक है, q माइनस फोर है, p माइनस फाइव माइनस वन, तो p माइनस सिक्स हो जाएगा, ये भी नहीं है बैलेंस, ये और भी दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा सी और डी, देखते हैं कि यहाँ पर q माइनस फाइव है प्लस फोर है, देखो यहाँ पर, तो q माइनस फाइव प्लस फोर अगर करें सो दैट विल बी q माइनस वन। अच्छा, p माइनस सेवन है, p माइनस सेवन प्लस टू करें सो दैट इज p माइनस फाइव। ऐसे करके आप बैलेंसिंग चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी चेक करो, q माइनस फोर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q माइनस फोर और देन फिर यहाँ पर है जीरो, तो q माइनस फोर रह जाएगा। अच्छा, p माइनस फाइव, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो टू इंटू निगेटिव वन, सो p माइनस फाइव माइनस टू यानी p माइनस सेवन, सो बोथ सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट है 17 में, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अगर बोला क्या क्वेश्चन में कि द अबव पिक्चर शोज थ्री सिलिंड्रिकल सिलिंडर्स फिल्ड विद वाटर टू अ डिफरेंट एक्सटेंट, है ना। अब बोला कि द ट्यूनिंग फॉक्स एल एम एंड एन, एल है, एम है, एन है, in vibration produce louder sound when held above the mouth of the cylinders. Which combination is correct for hearing a louder sound of the tuning fork? कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले वाटर लेवल अगर देखो, है ना, तो पी में कम है, फिर देन उससे ज्यादा है आर में, फिर सबसे ज्यादा है क्यू में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग जब वाइब्रेशन फील्ड, वाटर फील्ड ज्यादा है, तो लाउडर साउंड के लिए हमको क्या करना होगा, ट्यूनिंग फॉर्क का हाइट छोटा रखना होगा। अब देखो आर जो है वो तुम्हारा मीडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मीडियम लेंथ का होगा। अगर पी है सबसे लीस्ट तो इसको सबसे बड़ा वाला ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री मेटल्स ए बी एंड सी आर सप्लाइड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट। तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ हीट हमने दिया। अब बोला कि दियर मासेस आर इन द रेशियो 2:3:4, यानी कि मास रेशियो है 2:3:4। इफ दे शो द सेम राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज सेम है, देन द रेशियो ऑफ दियर थर्मल कैपेसिटीज विल बी। तो सर अगर सेम राइज इन टेम्परेचर है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट दे रहे हैं, तो थर्मल कैपेसिटीज भी सेम होगा। यानी अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो तीनों का 1:1:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव डायग्राम शोज डिफरेंट कॉपर कंडक्टर्स ऑफ डायमीटर्स डी एंड 2d, है ना, डिफरेंट कॉपर कंडक्टर्स ऑफ डायमीटर्स डी एंड 2d एंड लेंथ्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ l। अच्छा, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रेजिस्टेंसेस, भाई जब कॉपर है तो सबका रो तो सेम होगा, यानी r डायरेक्टली टू l बाई a, खत्म।
तो ऑब्वियस सी बात है सबका एल बाई ए कंपेयर कर लो। इसका अगर देखें, इसका एल बाई ए, तो ये हो जाएगा एल बाई पाई इंटू 2d² यानी 4d²। इसका अगर हम लोग एल बाई ए देखें तो हो जाएगा 3l बाई पाई d²। इसका अगर एल बाई ए देखें तो हो जाएगा मेरा 2l बाई पाई इंटू 4d²। इसका एल बाई ए अगर देखें तो एल बाई पाई इंटू d²। अब अगर आप ध्यान दो तो सबसे कम कौन सा है, देखो यहाँ पे 2, हम लोग क्या कर रहे हैं, एल बाई पाई d² को r मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 1/4 बाहर आएगा ना। ये मेरा क्या हो जाएगा सर, 2r/4 हो जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो r/2 हो जाएगा। अब देखो बोला क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेसिस्टेंस, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है r/4 यानी कि a, तो सबसे छोटा होगा a। फिर उससे बड़ा कौन है, r/2 है, यानी कि आपका C हो गया, सो C, देन फिर है आपका D, और देन फिर है आपका B। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ACDB ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान देंगे 20। इसमें क्या बोला, द डायग्राम shows the magnificent dome at Gol Gumbaz at Bijapur. A boy standing at A, ओके ए पे यहाँ पर, और विस्पर्स एंड इट इज क्लियरली हर्ड एट बी अक्रॉस द ह्यूज डोम, और यहाँ पर बी पे उसको क्लियरली सुनाई दिया। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, तो बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव्स x प्लस वाई शुड बी लेस देन 33 मीटर। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव्स x प्लस वाई शुड बी, यानी कि ये मेरा x हो गया डिस्टेंस, ये और ये हो गया मेरा y डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है दिस शुड बी लेस देन 33 मीटर। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0.1 सेकंड के लिए ये होल्ड करता है, ठीक है। तो मिनिमम जो टाइम होना चाहिए ये होना चाहिए, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे अगर हम लोग तो निकल जाएगा, है ना। या स्पीड इक्वल्स टू, आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है मेरा 330 इंटू 0.1, तो कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए सर, तभी वो सुनेगा, है ना। तो लेस देन तो नहीं होगा ना, उससे ज्यादा रहेगा तब सुनेगा, मोर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ऐसा कुछ मिनिमम डिस्टेंस। तो असर्शन ए इज फॉल्स, साउंड रिफ्लेक्टेड विद इन 0.1 सेकंड इज नॉट हर्ड बाय ह्यूमन। हाँ ये भी बात है, तो ये रीजन इज ट्रू, सो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़े, चलिए। बोला कि मैग्नेटिक कंपास, मैन इंटर्स द रूम एंड स्विचेस ऑन द एयर कंडीशनर। अच्छा, एक मैग्नेटिक कंपास पहले क्या किया कि एक टेबल पर रख दिया, जो कि वॉल, एक रूम में एक वॉल के बहुत ही क्लोज है टेबल, वहां पर रख दिया। अ मैन इंटर्स द रूम एंड स्विच ऑन द एयर कंडीशनर, एसी को ऑन कर दिया। अब बोला कि ही ऑब्जर्व दैट द निडल इन द कंपास शोज इमीडिएट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हुआ। आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या होगा बताइए। एयर ब्लोइंग इन द रूम, भाई अजीब सा क्वेश्चन है, मैं आंसर दिया है, एयर ब्लोइंग इन द रूम। जो कम पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वही मारेगा इसको। फिर बोला करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू एसी वायर कंसील्ड इन द एडजेसेंट वॉल, ये हो सकता है। बोला वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द मैन, भाई अजीब है, वाइब्रेशंस वर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ फाइल इन हिज हैंड, नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो भाई कोई भी मार देगा ना। आगे बढ़ते हैं। बोला टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव द सेम मास, सब्सटेंस ए हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन सब्सटेंस बी। अच्छा, ए और बी है जिसमें दो, आपको दोनों का मास सेम है, तो सब्सटेंस ए हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन बी, यानी कि इसका जो ए का है दैट इज CA is greater than CB. अब बोला what consequences would you expect when these substances are subjected to same amount of heat energy, अगर same amount of heat energy करते हैं then क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया, substance A will experience a smaller temperature change than substance B, a smaller temperature change than B, ठीक है, ये हो सकता है। और student traces the path of a ray of light through a glass prism for different angles of incidence. He analyzes each diagram and draw the following conclusion, है ना। तो इसमें से बताना है आपको कंक्लूजन क्या क्या लाया। जब बोला कि रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म से पास किया गया डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, तब ऑन इंटरिंग द प्रिज्म द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स हिज बेस। बात सही है, अगर ये प्रिज्म है तो अगर यहाँ पर जाते हैं तो इसको जाना चाहिए ऐसे, बट ये ऐसे बेंड कर जाता है ना, तो टुवर्ड्स बेस बेंड करता है। ऑप्शन 1 तो ठीक है, स्टेटमेंट 1। अब बोला लाइट रे सफर्स रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एट पॉइंट ऑफ इमर्जेंस व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। हाँ ऑप्शन 2 भी सही है भाई। एन इमर्जेंट रे बेंड्स एट अ सर्टेन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हाँ ये भी सही है। अच्छा ऑप्शन डी देखें तो व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म एट द सेकंड सरफेस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दैट सरफेस।
surface. Angle of incidence, angle of refraction is less than the angle of incidence at that surface. नहीं नहीं less कहाँ से होता है? So this is wrong. यानी 1, 2 and 3 is the correct answer. कोई दिक्कत? आगे बढ़े. बोला metal ball is rolled inside a ring placed on a table. एक टेबल पे एक रिंग रख दिया, उसके अंदर में ये बॉल घूम रहा है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉल है, तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे करके ये घूम रहा है ना, अलग अलग पोजीशन पे हम दिखा रहे हैं, ये इधर घूम रहा है. अब बोला क्या कि द डायग्राम क्यू शोज द मोशन ऑफ बॉल आफ्टर रिंग इज लिफ्टेड. अब रिंग को लिफ्ट कर दिया तो ये इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो भाई यही तो एक पोजीशन है जहां पर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए. बोला समटाइम्स द स्काई अपीयर्स रेडिश इन द इवनिंग, है ना. कभी कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे कि आपका स्काई जो है वो इवनिंग में रेडिश हो जाता है. हाँ ये सही है. रेड बिंग लॉन्गर इन वेवलेंथ स्कैटर मोर देन द अदर कलर्स. तो रेड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ का है और ये ज्यादा स्कैटर करता है. नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, लॉन्गर है ठीक है, बट ये स्कैटर थोड़ी करेगा ज्यादा, ठीक है. तो इसका रीजन तो फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं. 26 देख लीजिए. अब बोला कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, देन वर्क इज जीरो. सो इफ द वर्क डन इज जीरो, देन इट नेसेसरली मींस द डिस्प्लेसमेंट जीरो. नहीं सर, नहीं, ये रॉन्ग है. हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन जो होता है दैट इज एफ एस कॉस थीटा होता है. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ठीक है, वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा. लेकिन वर्क डन जीरो है, इसका तो बहुत सारा कंडीशन हो सकता है कि फोर्स जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया. सो वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन. देख लो ये सही है. सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं. बोला क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बताइए. देखो तो इसका सीधा सीधा रिलेशन है सर. स्ट्रेट स्ट्रिंग है तो उसका फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ऑफ द वायर होता है ना. ये सीधा सीधा हम लोगों को पढ़ना है. कोई दिक्कत? साउंड में हम लोग ये पढ़े हैं. कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखो दिया है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, पता नहीं किस हिसाब से. साउंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. अब देखो लाइट है. क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला? A ray of light passes obliquely from an optical medium of refractive index 1.33 to another medium. तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो मीडियम डेंसर. तो अगर लाइट रे पास किया 1.33 से 1.5 में, तो ओबियस सी बात है ये इंसिडेंट रे अगर है तो ये पास हो जाएगा आपका, तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, बिकॉज ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है. याद रखना एन ज़्यादा तो मीडियम डेंसर, ठीक है. यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा. तो बोला बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हाइल पासिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. आगे बढ़े. बोला यू वांट टू रजिस्टर योर नेम फॉर एन एग्जामिनेशन. फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेज यू नीड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ, है ना. व्हेन यू वेंट टू अ स्टूडियो द फोटोग्राफर टोल्ड यू टू सिट अ चेयर इन फ्रंट ऑफ अ वाइड स्क्रीन इन द रूम, है ना. वाइड स्क्रीन के सामने वहां पर बिठाया जाता है. दिस इज पर्पसफुली डन सो दैट द यू एज एन ऑब्जेक्ट शुड स्टैंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैमरा लेंस, बट श्योरली नॉट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, है ना. तो क्या ये असर्शन सही है जो बोला गया? हाँ, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, मतलब वो परफेक्ट हम लोग को एक्यूरेटली लेना होगा ना सब कुछ इमेज, जब भी हम लोग उसका क्लिक कराते हैं, है ना. तो श्योरली नॉट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, बात सही है ना. रीजन क्या है सर? रीजन क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड दैट इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन एंड इज आल्सो डिमिनिश्ड इन साइज. बात सही है, ये भी सही है. तो इसका मतलब 29 का ये हो जाएगा, इसमें बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 देख लो. 30 देखो बोला क्या कि rivers which originate from the glaciers at high altitudes have a supply of water throughout the year, है ना. पूरे साल उसमें पानी रहता है. This is because ice in high mountains does not melt all at once. This is due to क्यों नहीं वो आइस जो है पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है. याद रखना सीधा सीधा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. कोई दिक्कत? क्योंकि उस पॉइंट पे उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट बढ़ जाता है, ठीक है ना. 31 में हम लोग बात करते हैं. बोला इफ थ्री रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, मतलब R1 जो है ज्यादा है देन R2 और R2 ग्रेटर है देन R3. बोला देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1 I2 एंड I3 रेस्पेक्टिवली फ्लोइंग थ्रू देम, है ना. तो हम लोग जानते हैं भाई यहाँ बोल दिया है कि सीरीज में है, सीरीज में मतलब तीनों सेम होगा, खत्म कहानी. करंट तीनों में सेम होगा. कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज. Which of the following statement explain the phenomena? तो कौन सा आपका फेनोमेना यहाँ पर बता रहा है?
है ना। इस फेनोमेना को बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान दो, बोला क्या कि टेम्परेचर जो है राइज नहीं कर रहा, लेकिन सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, भाई लेटेंट हीट होगा। क्लियर। तो लेटेंट हीट के कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दो, ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। खत्म हो गया, आगे बढ़े। 34, व्हेन करंट इज पास थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द वायर। अगर करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बात सही है, ये हम लोग पढ़े थे, ये राइट हैंड थंब रूल। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अप विद द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड इन द कॉइल। अगर जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उसमें चेंज आता है तो करंट इंड्यूस होगा, ये भी सही है, लेकिन इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली शोज द चार्जेस ऑन पार्टिकल्स। जो करेक्टली शो कर रहा है, तो देखो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, ध्यान दोगे यहाँ पर, तो देखो ये +1.6 है, यानी कि प्रोटॉन को दिखा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो सकता है। फिर बोला -1.6, यहाँ देखो इसमें न्यूट्रॉन दिया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर दिक्कत, ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये था मेरा एमसीक्यू का वन शॉट, जो आपके आईसीएसई बोर्ड का रिकमेंडेशन था कि भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप कर लो, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इसको कर लिया आपने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो आ चुका है, जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट करो और वहां पर जाकर के अपना वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब बेसिकली मैं पार्ट बाय पार्ट सारे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो जाकर के वहां देख लो। ठीक है, बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।